दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। दोस्तों अगर सबसे पहले मैं आप बात करूँ अगर कंपनी के बिजनेस की, तो यहाँ पर जो हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड है दोस्तों, ये लोग यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई प्लास्टिक के पौधे वगैरह हो गए, यहाँ पर जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं तो उन सभी को ये लोग यहाँ पर बनाते हैं। प्लस फिर उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि उसका जो इंडोर के अंदर यूज़ जो होते हैं और जो आउटडोर के अंदर यूज़ होते हैं तो वो दो तरीके के प्लांट्स बनाते हैं और उन्हें फिर सेलिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर यूज़ होने वाली दूसरी तीसरी चीज़ें हो गई, जैसे कि भाई यहाँ पर कोई पाइप्स वगैरह है, यहाँ पर वाटर देने के लिए यहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ों की कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं। तो अगर हम लोग आसान भाषा के अंदर समझे तो भाई गार्डन के अंदर जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं तो उससे रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, आईपीओ 29 जनवरी के दिन ओपन हुआ था, वही 31 जनवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 42 रुपीज़ से लेकर 45 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 3000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 19 करोड़ का टोटल इशू है। और अच्छी बात यह है कि जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो एज यूजुअल रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,35,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,70,000 रुपीज़ की हो जाएगी। दोस्तों मैं सारी चीज़ों को इतनी तेज़ी से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बेसिक सी चीज़ें आप खुद से भी समझ सकते हो, खुद से भी सारी चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो। हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, कंपनी का परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि भाई इस आईपीओ को लेकर आपका ओपिनियन यहाँ पर, आपका डिसीजन यहाँ पर क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर प्रमोटर होल्डिंग को समझे तो आईपीओ से पहले 97% की होल्डिंग थी, जो कि इस आईपीओ के बाद में कटकर 71% हो जाएगी। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, अब आप सारी चीज़ों को ध्यान से समझना, जो कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स। अभी आप फाइनेंशियल्स के अंदर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर मार्च 2023 लिखा हुआ है और जुलाई 2023 लिखा हुआ है, उससे आगे का यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो कंपनी है वो तो ऐसा हो सकता है भाई कंपनी जो है यहाँ पर नई है, या तो फिर यहाँ पर पिछले कम सालों का हमें डेटा यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करें एसेट की, मार्च के अंदर 4 लाख के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 30 करोड़ के हो गए। तो मार्च से जुलाई के बीच के अंदर एसेट अच्छे से बढ़े। पहले कुछ भी रेवेन्यू नहीं थी, अभी कुछ 14 करोड़ 82 लाख की रेवेन्यू है। पहले प्रॉफिट यहाँ पर नहीं था, कंपनी लॉस मेकिंग थी, कंपनी ने 27,000 का लॉस बुक करा था, उसमें से कन्वर्ट होकर सीधे मतलब कि मार्च से जुलाई के बीच के अंदर इतने चेंजेस आ गए कि कंपनी ने 1 करोड़ 77 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। पहले नेटवर्क 4 लाख की थी, जो कि बढ़कर यहाँ पर 13 करोड़ 25 लाख की हो गई है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए। और बोरिंग जो थी वो यहाँ पर पहले की मेंशन नहीं की गई है, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी के ऊपर 6 करोड़ 36 लाख की यहाँ पर बोरिंग है। तो अब इन सारे के सारे आंकड़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो भाई कंपनी के पास में कुछ 30 करोड़ के एसेट है और ऊपर 6 करोड़ की बोरिंग है और कुछ 1 करोड़ 77 लाख का प्रॉफिट है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये हो जाती है कि भी जो कंपनी है उसका हमारे पास में कुछ लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, प्लस काफ़ी छोटी कंपनी है। पहले इन लोगों की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, अब कंडीशन थोड़ी सी सुधर गई है। तो इस तरीके का कुछ इसके फाइनेंशियल्स हैं। मैं पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन दूँ, मुझे फाइनेंशियल्स अच्छे लगे। नो डाउट हम लोग इसे बुरे फाइनेंशियल्स नहीं बोल सकते, एवरेज फाइनेंशियल्स भी अगर हम लोग इसको मानकर चलते और अगर हम लोग थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते तो इन लोगों का जो कुछ अर्निंग पर शेयर है वो हमें कुछ 3 रुपीज़ 30 पैसे का देखने को मिल रहा है। वहीं जो कंपनी का पी रेशियो हमें 13 का देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो हमें अच्छी से फेयर देखने को मिल रही है। पीयर कंपैरिजन के लिए नो डाउट यहाँ पर दूसरी कंपनियाँ मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जितना मैं इस बिज़नेस को समझता हूँ इन लोगों की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। लेकिन दोस्तों इस तरीके की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, प्लस काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है इस तरीके की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना। तो ये जो रिस्क है इसके साथ में जुड़ा हुआ वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं। तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग अवेल्ड बाय द कंपनी, मतलब कि जितना भी डेट बोरिंग वगैरह ले रखा है उसका रीपेमेंट करना चाह रहे हैं, अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी अपना रीज़न बताया। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि जो इस आईपीओ को ओपन हुए 1 दिन हो गया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी समझा सकता हूँ कि भी क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर जो आईपीओ है वो 8.72 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन अच्छा है, एचडीआई के अंदर 1.44 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एचडीआई का भी सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है। रिटेल कैटेगरी के अंदर खास और समझने वाली बात ये कि भी 3.10 टाइम जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है।
तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अच्छा है, पहले दिन के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आने वाले 2 दिनों के अंदर अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है, अच्छा खासा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो नो डाउट दोस्तों आप लोग इस IPO को लेकर लिस्टिंग इनका यहाँ पर विजन रख सकते हो। फिलहाल कुछ यहाँ पर 30% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, जो कि दोस्तों बुरी नहीं है। और अगर मैं आपको एक बात और अच्छी तरीके से समझाऊँ कि भी जो QIB कैटेगरी है उसका इंटरेस्ट अगर आने वाले दिनों के अंदर और बढ़ गया, और अगर QIB कैटेगरी के अंदर से अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता है, और रिटेल कैटेगरी और HNI कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कम सब्सक्रिप्शन रहता है, और ग्रे मार्केट के अंदर भी जो डिमांड है वो कुछ 30% या उससे भी ज़्यादा की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो नो डाउट दोस्तों आप आखिरी दिन पर लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने के लिए सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका रिटेल कैटेगरी के अंदर और HNI कैटेगरी के अंदर, दोनों ही कैटेगरी के अंदर आपके IPO के लगने के चांसेस भी ज़्यादा है, प्लस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, नो डाउट दोस्तों आप लोग इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है, तो आप समझने की कोशिश करना, इसके साथ में जुड़े हुए रिस्क को समझने की कोशिश करना। अगर आप रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते हो तो हो सके तब तक इस IPO को यहाँ पर आप हो सके तब तक यहाँ पर इसे अवॉइड कर देना, ठीक है। अगर आप लोग इसके अंदर रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो हो सके तब तक इस IPO को अवॉइड करना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसके साथ में रिस्क यहाँ पर है। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।